दो क्वेश्चन लिखे हुए देखो जरा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की प्रोसेस बतानी है। दो चीजें लिखी हुई है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा है ऑक्सीजन की एब्सेंस। बताओ जरा दोनों में क्या क्या आना चाहिए। सर ऑक्सीजन में H2O CO2 प्लस एनर्जी। सबसे पहले ये बताओ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्रैब साइकिल। हाँ एरोबिक क्रैब साइकिल तो प्रोसेस है, उसकी इंटरमीडिएट प्रोसेस है बीच में जो आएगी, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। क्या कहते हैं इस पूरी प्रोसेस को? एरोबिक रेस्पिरेशन। केमिकल इक्वेशन क्या बनेगा इसका? एरोबिक रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन क्या है? सबस्ट्रेट यही होता है क्या? सबस्ट्रेट यही है क्या प्रोसेस में? सबस्ट्रेट जानते हो तुम लोग? रिएक्टेंट तो समझते हो क्या? मेन रिएक्टेंट ये है, लेकिन यहाँ पर जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तब तक इसे एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कहा। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये ब्रेक होकर क्या बनाएगा बताओ जरा? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करेगा, साथ में H2O प्लस एनर्जी। और एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी? क्या नाम है? एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी फॉर्म होते हैं? 30 से 34 क्या? एग्जैक्ट वैल्यू होती है 38। कितनी होती है? 38। लेकिन ये फ्लक्चुएट कर जाती है, बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं कह सकते। बीच में ग्लाइकोलाइसिस की भी तो प्रोसेस होती है, पूरा शो करना पड़ेगा क्या? नहीं तो ये तो हम ओवरऑल रिएक्शन बता रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता है। अगर आप रेस्पिरेशन की प्रोसेस पे जाओगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप होता है क्रैब साइकिल, और फिर इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है? जो भी यहाँ से NADP का फॉर्मेशन होता है, FTP का फॉर्मेशन, ये अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इन सभी को कन्वर्ट किया जाता है ATP के फॉर्म में। तो बेसिक 3 स्टेप होते हैं रेस्पिरेशन में, लेकिन तुम लोग के में क्रैब साइकिल की बात तो की नहीं गई है, जहां तक हमें ध्यान है। ग्लाइकोलाइसिस की बात की गई है तो वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा रिएक्शन इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन अगर आप इसके स्टेप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। किसी को इसके स्टेप जानने की जरूरत है तो पहला क्या है? ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होगा? सेल में। ग्लाइकोलाइसिस कहां देखने मिलेगा? साइटोप्लाज्म में। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान? ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? ये जो ग्लूकोज है इससे एक प्रोडक्ट बनेगा बीच में, जिसे कहते हैं पायरुविक एसिड। या इसी को क्या कह देते हैं हम? पायरुविक। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड बना, इससे एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसे कहा जाता है सिट्रिक एसिड। इसके बारे में सुना है क्या? ये जो सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है इसे क्या कहते हैं? TCA साइकिल, या इसी को कहा जाता है क्रेब साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल इसको कहा जाता है। फिर यहाँ से जो फर्दर प्रोसेस होती है ट्रिपल P में एंटर कर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, और वहां से फिर ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इतनी डिटेल्ड प्रोसेस कभी नहीं पूछी जाएगी तुमसे। जितनी चीजें हमने बताई हैं यहाँ से अगर सिर्फ मेंशन भी कर दोगे कि ये चीजें होती हैं तो नंबर मिल जाएंगे। ऑलरेडी जनरली एक नंबर का क्वेश्चन ही रहेगा, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है आपसे। डिपेंड करता है कि मार्किंग कितनी है, उस हिसाब से लिखना है। अगर आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो वहां पे रामायण और महाभारत नहीं लिखनी है, नहीं तो तुम्हारा खुद का लॉस हो रहा है, टाइम खराब कर रहा है। लेकिन अगर कहीं पूछा जाता है तो फिर डिटेल में जरूर बता सकते हो जितना बुक में दिया गया है। फिर इसके बाद सेकंड, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या कहलाएगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या होगा एंड प्रोडक्ट? सर इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है बताओ? हम कह रहे हैं यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं। एक प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है इथेनॉल, और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। क्या डिफरेंस है इन दोनों प्रोसेस में? कौन सा प्रोडक्ट कहाँ फॉर्म होगा? सर इथेनॉल सर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, और लैक्टिक एसिड सर लैक ऑफ ऑक्सीजन में फॉर्म। क्या? सर लैक्टिक एसिड लैक ऑफ ऑक्सीजन में फॉर्म होगा, और इथेनॉल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन वो सही कह रहा है, वैसे उसका कहने का तरीका है वो सही। जब हमारी बॉडी
कमी हो जाती है, मतलब एक तरह से फैकल्टेटिव मीडियम समझ सकते हैं इसको, कि हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन होगी तब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और वहां पे क्या होगा 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। लेकिन मान लो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, तब बॉडी क्या करेगी, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, एनर्जी की। तो चाहे एनर्जी ज्यादा मिले या कम मिले, उस पर्टिकुलर मूवमेंट पर हमें एनर्जी की जरूरत है। हम क्या फॉर्म करने लगेंगे, लैक्टिक एसिड। कहां देखने मिलेगा ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मसल्स में देखने के लिए मिलेगा, पूरी बॉडी में नहीं होगा ये, कहां पर होगा, मसल्स में, क्योंकि हमारी बॉडी में जो लोकोमोशन है या मूवमेंट है वो किस वजह से आती है, मसल्स की वजह से। तो एनर्जी की जरूरत किसको है, मसल्स के लिए, तो वहां पर आपको ये एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने मिलेगा। फिर इसके बाद एक टर्म आता है फर्मेंटेशन, वो कहां पर यूज किया जाएगा, यहाँ। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो हम कहां यूज करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन से इथेनॉल बनाने की प्रोसेस को या लैक्टिक एसिड को, इथेनॉल। तो इस प्रोसेस को और क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। कहां देखने मिलेगा ये, कौन से ऑर्गेनिज्म, ईस्ट क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, क्या है, ठीक है। यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है इसके पास, यूनिसेल्युलर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल, कौन सी प्रोसेस से होता है, चलो। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये सब लोग स्टेप्स लिखो अपनी कॉपी में, जरा एक एक लाइन में देखना है कि 3 स्टेप्स तुम्हें सही से पता है, डिटेल नहीं लिखनी, 3 स्टेप लिखने हैं बस, कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन से स्टेप। 100 नंबर तुम्हारे ही आए हैं अभी टेस्ट में, रिसेंट में। क्या बायो टेस्ट ले रहे पूरे चैप्टर्स का, मल्टीपल चॉइस का एमसीक्यू क्वेश्चन। यार चेक करने के लिए हमें फंसाओगे, फिर हमारे पास टाइम रहता नहीं है कॉपी चेक करने का। क्या क्या टॉप तो भी करोगे फिर। चलो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में 3 मेन स्टेप्स होते हैं, इनके बारे में लिखना है कि कौन कौन से इवेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। सर बुक में लिखा होता है कि लैक्टिक एसिड लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है और इथेनॉल होता है बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, बट ये एनारोबिक में क्यों आ रहा है, क्योंकि एनारोबिक का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ऑक्सीजन है कहाँ ना, बात तो तुम्हें वही समझनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, चाहे आप इथेनॉल के फॉर्मेशन की बात करो, चाहे लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की बात करो, ऑक्सीजन तो है ही नहीं ना। अब आप उसको सर्कमस्टेंसेस में कवर करके कह रहे हो अपने हिसाब से कि ह्यूमन बॉडी में अगर देखो तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है तो एक फैकल्टेटिव वेटिव फॉर्म में वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। लेकिन अगर तुम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जिस रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है उसे हमने एरोबिक कहा। ऑक्सीजन चाहे एब्सेंट हो, चाहे किसी भी कंडीशन की वजह से नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन तो नहीं मिली ना उस रिएक्शन के लिए, इस वजह से उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, एनारोबिक ही कहा जाएगा। इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को भी तो इंड्यूस कराएगी ना, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होगी वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नहीं होगी।
अच्छा ये तो क्वेश्चन सही है। लैंग्वेज पहला जो सेकंड स्टेप है सेकंड उल्टा लिख दिया फर्स्ट और सेकंड स्टेप का चलो सुनो जरा, इस पूरी प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या हुआ बताओ। सबसे पहले लीफ क्या करेगी, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी। अभी जो लाइट है वो किस फॉर्म में है, मतलब एनर्जी किस फॉर्म में है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में। हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किस एनर्जी के फॉर्म में ले जाना है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर आप इस पूरी प्रोसेस को देखो तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम डिवाइड करते हैं दो स्टेप में। कितने स्टेप होते हैं, दो। एक जिसे कहा जाता है लाइट रिएक्शन और दूसरा जिसे कहा जाता है डार्क रिएक्शन। ये कहीं लिखना मत, क्योंकि ये तुम्हारे बुक में पता नहीं मेंशन है या नहीं है पर्टिकुलरली, लेकिन समझने के हिसाब से इस चीज को ध्यान रखना है। देखो जरा, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जिसे कहा जाता है लाइट रिएक्शन और दूसरा जिसे कहा जाता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का क्या मतलब है, देखो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके दौरान हम एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। इस दौरान क्या हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन। अल्टीमेटली हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट था जिसे हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मान लो अगर 6 मॉलिक्यूल हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर को चेंज करके हम बनाना चाह रहे हैं C6H12O6। यही प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पे देखो, अगर हाइड्रोजन है क्या इस मॉलिक्यूल के पास, नहीं। यहाँ पर है क्या, हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को ऐड किया। हाइड्रोजन को ऐड करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। लेकिन जब ये प्रोसेस आप करा रहे होगे, कोई भी केमिकल प्रोसेस कराई जाती है, तो वहां पे हमें किस चीज की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। प्लांट के पास वो एनर्जी पहले से नहीं थी, इसी रिएक्शन के दौरान वो क्या करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ये एनर्जी का फॉर्मेशन कितने तरह से होता है, दो चीजों के फॉर्म में। एक तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं सेल्यूलर करेंसी, और दूसरा जिसे हम कहते हैं एनएडीपी। ये दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है प्लांट, किस रिएक्शन के थ्रू, लाइट रिएक्शन के थ्रू। ये बात समझ में आई कि नहीं है। अब जब ये एनर्जी इसके पास आ गई, तब प्लांट क्या कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन लाइट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, इस वजह से ये नाम पड़ा है। इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि अगर जब तक लाइट नहीं होगी तब तक एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक एनएडीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन इसी डार्क रिएक्शन कह रहे हैं, तो क्या इसका मतलब डार्क से है, बिल्कुल भी नहीं। अगर कभी ऐसा पूछा जाता है कि डार्क रिएक्शन को डार्क की वजह से ये नाम दिया गया है क्या, तो क्या लिखोगे, नो। इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मिसनोमर कहलाता है, यानी कि कंफ्यूज करने वाला टर्म कि क्या ये रिएक्शन डार्क में होती है, लेकिन इसका लेना देना नहीं है। ये रिएक्शन कहाँ हो रही होगी, अगर जैसे मान लो हम एक सेल ऑर्गेनिल की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी है क्या तुम लोगों ने 9th क्लास में, नहीं। अभी फोटोसिंथेसिस में भी बताई होगी यार हम जैसे। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में दो पार्ट आते हैं, दो चीजें ध्यान रखनी। ग्रेना के बारे में सुना है क्या तुम लोगों ने, थाइलेकोइड का पूरा स्टेप होता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। इसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पर, लाइट रिएक्शन। और क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स जहां पर फिल्ड होता है, इसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रोमा कैविटी या स्ट्रोमा। यहाँ पर क्या होगी, डार्क रिएक्शन। ये पूरे फोटोसिंथेसिस की एक ब्रीफ रिएक्शन है कि जो तुम ध्यान रख सकते हो। अब क्वेश्चन क्या था कि स्टेप्स कितने इन्वॉल्व है, तो सबसे पहला स्टेप क्या यूज करना पड़ेगा, प्लांट को वो एनर्जी ट्रैप करनी पड़ेगी। किस फॉर्म में आएगी प्लांट के पास एनर्जी, लाइट एनर्जी के फॉर्म में। हमें इसको कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन आप पहले स्टेप में ये मत लिख देना कि ट्रैप किया और उसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस है मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। पहले स्टेप में तो कुछ लोगों ने लिख दिया है कि वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ऐसा होता नहीं है। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जो वाटर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे वाटर यूज करोगे ना फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए, क्या यूज कर रहे होगे हम, वाटर। तो लाइट की प्रेजेंस में ये वाटर ब्रेक हो जाता है। ये वाटर ब्रेक होके क्या बना सकता है, यहाँ पर ये ब्रेक होके क्या बनाएगा, अगर इसको देखोगे आप तो दो प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं। क्या बनाएगा, ये दो प्रोटॉन जो कि अल्टीमेटली आगे चल के हाइड्रोजन बना देते हैं। और क्या दिखाई देगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिखाई देगी। ये ऑक्सीजन आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगी किस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में।
तो सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड लिबरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। यही लिखा है क्या सेकंड स्टेप? अगर लिखा है तो सही है, अदरवाइज बुक में लिखा है हाँ तो फोटोलाइसिस का मतलब वही तो है। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना। और फोटोलाइसिस का क्या मतलब है? लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज का ब्रेक होना। तो H2O ब्रेक हो जाएगा, क्या बनाएगा? ऑक्सीजन बनाएगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन से पहले ही ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में पहला प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज होता है या ऑक्सीजन होता है? तो आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोलाइसिस पहले होगा। यहाँ पर जो वाटर है ये ब्रेक हो जाएगा, इससे क्या बनेगी? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनेगी। और ये जो हाइड्रोजन मिल गए हैं फ्री फॉर्म में, यही यूज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में। ये कहानी समझ में आ रही है पूरी क्या होता है? फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होना चाहिए? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 3 स्टेप होंगे। सबसे पहला सनलाइट ट्रैप करेगा प्लांट, किसकी हेल्प से? क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से, या क्लोरोफिल भी लिख दोगे तो बात बन जाएगी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। और थर्ड स्टेप क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता तो बन जाएगा ना? ठीक है। हाँ सर, एक क्वेश्चन था, assertion है humans are not truly aerobic और reason है they produce lactic acid anaerobically। तो क्या लिखा हुआ है? पहला बताना। assertion है humans are not truly aerobic और ठीक है। reason है they produce lactic acid anaerobically। हाँ तो सही है ना, दोनों बातें सही तो लिखी हुई है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करोगे तो चीफ वे में वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? इसको ब्रेक करेगा ऑक्सीजन की हेल्प से। लेकिन ये चीज हमेशा पॉसिबल थोड़ी है। जैसे कि मान लो कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसी दौरान एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में दोनों पाथवे काम कर रहे हैं, एरोबिक भी और एनारोबिक भी। और एनारोबिक के 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक हो सकता है लैक्टिक एसिड और दूसरा हो सकता है इथेनॉल। तो हमारी बॉडी में तो लैक्टिक एसिड ही बन रहा है ना, तो जो रीजन लिखा है वो भी सही है और जो उसका असर्शन है वो भी सही लिखा हुआ है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी। दोनों बातें सही है। सर, गूगल पे इसका आंसर अलग है, हमारी स्कूल की टीचर अलग बता रही है। नहीं देखो, अगर उसको तुम पूरी लॉजिकल वे में सोचोगे तो पहली चीज क्या है? बिल्कुल सही लिखी हुई है। हमें क्या है कि कहीं का आंसर नहीं दिख रहा है कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। कई बार आप देखोगे कि गूगल पे कई सारी चीजें गलत लिखी होती है, सबके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से नहीं जाना, जो सही चीज हो सकती है हमें वो आंसर करना है। तो पहली चीज जैसे हमने तुम्हें बताया कि होता ही है, तुम तो किसी भी बुक में चेक करोगे तो यही लिखा मिलेगा कि हाँ ह्यूमन में एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। फिर सेकंड चीज क्या कह रहा है वो? प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एनारोबिकली। बस, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है हमारी बॉडी में? अगर इथेनॉल लिख रहा होता तो ये जो रीजन था वो गलत हो जाता, लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है कि जो इसका एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड है। तो बात ये सही भी कह रहा है। तो दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट जब करती हैं तब असर्शन एंड रीजन सही होते हैं। और हम कहते हैं कि जो रीजन है वो सही तरह से जस्टिफाई कर रहा है असर्शन के लिए। बात समझ में आई? क्या कह रहा है गूगल वाला? क्या कह रहा था आंसर? A is correct, R is wrong। नहीं, आर कैसे रॉन्ग है? ये तो बिल्कुल मतलब मजाक हो जाएगा साइंस के नाम पर अगर आपने कह दिया कि एनारोबिकली हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड नहीं बनता है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो कितने लोग सहमत हैं कि ये रीजन गलत है? हाथ उठाओ जरा, कौन कह रहा है कि ये रीजन गलत है? अगर हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या इथेनॉल प्रोड्यूस होना चाहिए? क्या तुम्हारे जो दिली ख्वाहिश है वो ठीक नहीं है। तो अगर टेक्निकली आप देखोगे तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में? इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है क्या? नशे में झूमते रहते हो क्या? नहीं ना, थकान जरूर हो जाती है। वो किस वजह से? लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल बन जाने की वजह से होती है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और लैक्टिक एसिड का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मस्कुलर स्पैज में देखने के लिए मिलते हैं हमारे में। बात समझ में? अब इसके बाद देखते जाना बीच बीच में कोई क्वेश्चन होगा। मेटाबॉलिक तो है ही ना, तो मेटाबॉलिक में ये पूछो कि कैटाबॉलिक है कि एनाबॉलिक है? एनाबॉलिक है क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई नई चीज सिंथेसाइज कर रहा है। पता नहीं यार, ये हम बुक्स वगैरह
इसमें पहचानो 5 पार्ट दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। कौन सा पार्ट किस ऑर्गन को रिप्रेजेंट सर करता पहला वाला फैलोपियन ट्यूब है, दूसरा वाला ओवरी है, फोर्थ सर्विक्स है, फिफ्थ वजाइना। फोर्थ सर्विक्स है और फिफ्थ वजाइना। फर्स्ट क्या है फैलोपियन ट्यूब, फिर इसके बाद सेकंड क्या है ओवरी है, फिर इसके बाद अगला क्या है यूटेरस, और फिर इसके बाद और फिर वजाइना। ओके। अब इन सब के काम बताओ। फैलोपियन ट्यूब क्या काम है? फैलोपियन ट्यूब किस चीज को किस चीज से कनेक्ट करता है, किस चीज के बीच की कनेक्टिंग जाके यूटेरस से कनेक्ट करता है। काम क्या होगा इसका, ओवम को कनेक्ट करेगा और कहाँ लेके जाएगा फर्टिलाइजेशन साइट की तरफ, इसको हम रिसीव करेगा और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। इनको और क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है फैलोपियन ट्यूब का, ओविडा। कितने पार्ट होते हैं इसके, कौन कौन से? ठीक है, देखो सबसे पहला पार्ट जो कि हमें बिल्कुल नैरो दिखाई दे रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड इस्थमस। इसके बाद आता है एक डायलेटेड पार्ट जिसे कहा जाता है एम्ब्यूला, और सबसे लास्ट में आता है इंफंडिबुलम। और इस इंफंडिबुलम पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, जिन्हें क्या कहते हैं फिब्रे कहते हैं। ये क्या करेगा, एग को कलेक्ट करना है। कहां से कलेक्ट करेगा, ओवरी से कलेक्ट करेगा। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट ओवरी, इसका क्या काम है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है या सिंगल स्ट्रक्चर है, पेयर्ड। काम क्या है इसका, ठीक है, ओवा का प्रोडक्शन करना है। इसके अलावा और क्या काम है, सर ओस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों क्या काम कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरोन के बारे में क्या खास बात है, प्रेगनेंसी हार्मोन, और एस्ट्रोजन के बारे में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करने में ये दोनों ही हेल्प कर रहे होते वैसे। फिर इसके बाद अगला यूटेरस, इसके बारे में बताओ क्या करेगा, इम्प्लांटेशन फेज है। यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के बाद डेवलपिंग फेज जो होगी पूरी 9 महीने की, वो कहाँ पर कंप्लीट होगी, यूटेरस। इसके अलावा ये क्या करेगा, हार्मोन्स भी रिलीज करता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो ये फॉर्म करेगा दैट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या मतलब है, प्लेसेंटा क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि एम्ब्रियो और मदर के बीच में प्रेजेंट है, उसे क्या कह देगा, प्लेसेंटा। कैसे बनेगा, यूटेरस से ही, मतलब यूटेराइन वॉल से, और जो एम्ब्रियो होता है एम्ब्रियो की वॉल को की इंटरडिजिटेशन से फॉर्म होता है प्लेसेंटा। काम क्या करेगा ये, क्या फंक्शन, कोई भी काम कर सकता है क्या, वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो कोई काम कर पाएगा, अभी स्टेज में नहीं कर पाएगा। तो उसे हर एक चीज की जरूरत है, जैसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में पहुंचने के बाद जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, वहां से एंड प्रोडक्ट बनेगा CO2। तो इस CO2 को बॉडी से रिलीज भी करना पड़ेगा। तो ये CO2 कहाँ जाएगा, प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा से मदर बॉडी में, मदर बॉडी से लंग्स के थ्रू इसका एक्सपिरेशन होगा। फिर इसके बाद जो नाइट्रोजीनस वेस्ट का फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजीनस वेस्ट कैसे फॉर्म होते हैं, या एग्जांपल बताओ नाइट्रोजीनस वेस्ट का। जैसे यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है। तो जब भी बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है या एमिनो एसिड डिग्रेड होते हैं, तब नाइट्रोजीनस वेस्ट रिलीज होंगे। तो उसके पास अभी फंक्शनल किडनी तो है नहीं, ये कहाँ जाएगा, मदर बॉडी में जाएगा। फिर इसके बाद एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ेगी प्रोटेक्शन के लिए, डिसीजेस से लड़ने के लिए। तो क्या उसके पास इम्यून सिस्टम है अभी खुद का, नहीं है। तो एंटीबॉडीज भी मदर बॉडी से कहाँ जाएंगे, एम्ब्रियो की तरफ जाएंगे। और इसके अलावा और कोई फंक्शन हो सकता है क्या, इसके अलावा डिसीजेस भी ट्रांसमिट हो सकती हैं मदर से एम्ब्रियो में। तो फायदे के साथ साथ और क्या है, नुकसान भी है। जैसे कि HIV के बारे में सुना होगा, वो प्रेग्नेंट मदर से एम्ब्रियो में पहुंच सकता है। फिर इसके बाद अगला पार्ट क्या है, सर्विक्स। इसके बारे में बताओ जरा।
बर्थ कैनाल बनाएगी ये वेजाइना के साथ में मिलकर कहाँ प्रेजेंट है, यूटेरस को कनेक्ट करती है वेजाइना के साथ में। अगर देखा जाए तो ये यूटेरस का ही पार्ट होता है। यूटेरस के कितने पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला डायलेटेड पार्ट होता है जिसे फंडस कहते हैं, बीच में बॉडी आती है और नीचे सर्विक्स आता है। ये 3 पार्ट यूटेरस के होते हैं। यूटेरस की 3 वॉल भी बताएंगे तुम लोग को, बताओ जरा कौन कौन सी 3 एंडोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इनमें से कौन सी सबसे बाहर है, कौन सी सबसे अंदर है और सबसे थिक कौन सी है, मायोमेट्रियम। अब इसके बाद सबसे लास्ट में वेजाइना, इसे एक्सटर्नल जेनिक एरिया भी कहते हैं। क्या करेगा ये, स्पर्म्स को रिसीव करेगा और बर्थ कैनाल की तरह काम करता है। बर्थ कैनाल किस किस से मिलकर बनेगी, सर्विक्स एंड वेजाइना, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है, बर्थ कैनाल। अब इसके बाद बताओ जरा, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या फायदा होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से और ये होता क्या है, सबसे पहले ये बताओ। ठीक है, इससे क्या फायदे होंगे, 3 फायदे बता रहे हैं। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, और इसके अलावा तीसरा फायदा, ठीक है। तो पहला फायदा क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज रोकी जा सकती हैं। फिर इसके बाद दूसरा क्या है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। और तीसरी चीज क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिन्हें एसटीडीज कह देते हैं, एसटीआईज कहते हैं, आरटीआई कहते हैं या वेनेरियल डिसीजेज कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है इसका। इन सभी को कंट्रोल करने का काम करेगी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। क्या, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तुम क्या लाइट इंफॉर्मेशन चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, हाउ डज एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट इनसाइड मदर्स बॉडी। तो प्लेसेंटा को टिश्यू है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करा है, लेकिन बीच में एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मीडियम का काम करती है। क्या कहलाती है वो, अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है अम्बिलिकल कॉर्ड, आधे लोगों को पता नहीं है अभी शायद। कौन कौन जानता है अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, आंखों से सभी ने देखी होगी, बस ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। जो बच्चे को मदर से जोड़ दे ट्यूब, वो क्या कहलाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाती है, शिशुनाल कहते हैं। चलो अगला, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल। देखो, अगर तुम्हें आंसर लिखना है तो तुम्हारे टेस्ट में तो इतना मेंशन नहीं होगा कि कौन सा प्लेस पर्टिकुलर है। अगर नहीं लिखा तो अच्छी बात है, फैलोपियन ट्यूब लिख सकते हो। लेकिन अगर 3 ऑप्शन में से पूछा जाए एम्पुलर, स्टमच और इनफर्टिकुलर, तो आंसर क्या लगाओगे, ज्यादा ही एडवांस हो जाए तो फिर एम्पुलरी, स्टमच, जंक्शन। चलो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ सीड एंड ओवरी। बात तो वो रिप्रोडक्शन की कर रहे हैं ना, लेकिन हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सीड एंड ओवरी। सीड का एंसेस्टर होता है। ओवरी को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या कह सकते हैं हम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सुनो, फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, उसका सबसे टर्मिनल पार्ट होता है ओवरी। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, एग का प्रोडक्शन होगा यहाँ पर। और यही जो एग है आगे चल के फर्टिलाइज करेगा किसके साथ में, मेल गैमेट के साथ, और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। यही जाइगोट जब डेवलप कर जाता है तो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो के साथ में जब एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगी, जिसे कहते हैं एंडोस्पर्म, तब वो क्या कहलाएगा, सीड के अंदर कितनी स्ट्रक्चर आती है, 2, एक होता है एम्ब्रियो और दूसरा आता है एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो कैसे बनेगा, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन से। ट्रिपल फ्यूजन किसके बीच में, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट। ये बात समझ में आई कि नहीं है, सभी को डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर है, ठीक है। एक फ्लावर की स्ट्रक्चर बना के देखा ना तुम लोग, सभी को पूरे पार्ट शो करना है।
चोट लगी है? अरे कितनी ज्यादा चोट लगी है? यहाँ तक कैसे आए थे? कोई गोदी वगैरह में लेके आए थे? उससे चल के आगे लगी, पैर में नहीं लगी। डबल फर्टिलाइजेशन देखो चलो यहाँ पे क्या देखोगे आप, एक नई चीज देखने मिलती है कि जब मेल में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, कितने मेल गैमेट फॉर्म होते हैं प्लांट के केस में? जबकि हम बात कर रहे होंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, कितने गैमेट फॉर्म होते हैं? 2 गैमेट फॉर्म होते हैं। जनरली अगर जैसे ह्यूमन की बात करोगे कितने मेल गैमेट फॉर्म होते हैं? मतलब सिंगल जो जाके फर्टिलाइज करेगा। यहाँ पे हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है। अगर 2 बार हो रहा है तो 2 मेल गैमेट भी एंगेज होंगे इस प्रोसेस में। तो ये 2 मेल गैमेट जाके किसके साथ में फर्टिलाइज कर रहे हैं? अगर फीमेल बॉडी में देखा जाए, फीमेल प्लांट में, तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि एक एग देखने के लिए मिलेगा, एक एग सेल। इस एग सेल से एक मेल गैमेट, यहाँ से एक मेल गैमेट आएगा और वो इससे कंबाइन कर देगा। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। इस चीज में तो कोई दिक्कत है? अब हमने एक स्ट्रक्चर बताई थी तुम लोगों को जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो साइट प्रेजेंट होता है। इस एम्ब्रियो साइट में बीच में 2 सेल प्रेजेंट होती है जिनकी प्लॉइडी कितनी होती है? एन एंड एन। 2 हैप्लॉइड सेल अगर मिल जाए तो कौन सी सेल बनेगी? 2n बनेगी। ये 2n सेल आगे सेकंड मेल गैमेट के साथ में, कौन सा मेल गैमेट आ गया यहाँ पर? सेकंड मेल गैमेट आ गया। ये दोनों फ्यूज कर देगा। इसकी जो प्लॉइडी थी ये कितनी थी? n की, स्मॉल n, मतलब हैप्लॉइड ही था। जो बॉडी यहाँ पर फॉर्म हुई दैट इज 3n, यानी कि ट्रिप्लॉइड। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि आगे चल के क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है। इस एंडोस्पर्म की जरूरत कैसे क्यों पड़ी? जैसे अगर ह्यूमन बॉडी में देखो तो उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को 9 महीने तक न्यूट्रिशन देने के लिए मदर प्रेजेंट है, साथ में अटैच है। लेकिन जब ये सीड एक बार फॉर्म हो गया और ये सीड एक जगह से दूसरी जगह लिबरेट हो गया, तो उस दौरान इसको न्यूट्रिशन कौन देगा? तो इसने खुद से ही एक ऐसी बॉडी फॉर्म कर ली है जिससे इसको जर्मिनेशन के दौरान तक न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। और उस बॉडी को क्या कहते हैं हम? एंडोस्पर्म कहते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो डबल फर्टिलाइजेशन से एक बनेगा जाइगोट और एक बनेगा PEN, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा? ये बनाएगा एम्ब्रियो, और ये जो PEN है ये क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, या इसे कह सकते हैं एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा ये? PEN आगे चल के बनाता है एंडोस्पर्म। जब एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म दोनों मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सीमेन। आई बात समझ? हाँ, एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है। एंजियोस्पर्म को इस फीचर के बेसिस पर ही आइडेंटिफाई किया गया है। सबसे एडवांस माने जाते हैं जैसे प्लांट्स के अंदर, क्योंकि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा बनाया है तुमने बनाया है? तुम्हारी क्लास से कौन बात? मैंने बनाया सर, नाम लिख दो सर, वरना अपना नाम लिख देंगे। ये तुम्हारे भी कुछ स्ट्रक्चर जैसे रह गए जिसमें एनिमल्स ऐड कर सकते हैं, मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। बनाने हर एक दिन एक
परेशान नहीं हो रहा इधर पड़ी जी के वापस एंथर और फिलामेंट को मिला के क्या कहते हैं? क्या लिख दिया? फिर इसके बाद स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के क्या कहते हैं? तुमने बीच में लिख दिया जहाँ वो स्टाइल है वाला पार्ट है, उसको तुमने फिश में लिख दिया। ऐसे करो बिना पर कट जाएंगे आपके। ये लिखा चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ जल्दी। ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पहले कहानी पढ़ो, अगर क्वेश्चन सीधे बनता है तो कहानी पढ़ने की भी जरूरत देखो जरा, सबसे पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ह्यूमन बीइंग हैज। एक इंसान के पास कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर बताओ। पेयर्स के फॉर्म में अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, 23। डिप्लॉइड कंडीशन होती है, यानी कि टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, 46। तो अगर नंबर के फॉर्म में पूछे तो 46, पेयर के फॉर्म में पूछता है तो 23। अगला क्वेश्चन, which of the following is not true about variation। वेरिएशन के बारे में कौन सी चीज इसमें सही नहीं है? पहला क्या लिखा हुआ है, वेरिएशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, वेरिएशन enables organisms to adapt in changing environment। वेरिएशन इज मोर इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे कम वेरिएशन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन सबसे ज्यादा। कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मोर? देखो यहाँ पे मेन दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज क्या है, दो पेरेंट्स प्रेजेंट हैं, इन दोनों के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, यही कैरेक्टर कंबाइन हो रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है, मियोसिस के दौरान एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो जाता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। इसकी वजह से वेरिएशंस अराइज होते हैं। कितने मेन रीजन हुए वेरिएशंस के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एक तो अलग अलग तरह के गैमीट्स फॉर्म होते हैं, मेल एंड फीमेल, और दूसरा है म्यूटेक सेल डिवीजन। अगला क्वेश्चन, हाउ इज सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स? फ्लो डायग्राम बना के बताओ। उसमें ये बताना है कि नेचुरली कैसे डिटरमाइन हुआ क्रोमोसोम्स के बेसिस पर। ये नहीं बताना कि अपन कैसे पता लगाएंगे, भगवान ने कैसे बनाया उसे मेल या फीमेल, ये बताना है। इसका बन जाएगा, फ्लो डायग्राम बनाते हुए बन जाएगा। फ्लो डायग्राम पता कैसे चल रहा है कि कहां से कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, नंबर कट जाएगा इस पर सीधा। ठीक है, शॉर्ट मेथड हमें किसी के लिए नहीं चाहिए यार। हम तो फालतू मतलब इतना बड़ा लोग तो मतलब दो लाइन में खत्म कर रहे हो, लेकिन नंबर तुम लोग कई कटेंगे। शॉर्ट टीचर ने ऐसे सिखाया, हमने बना के बताया, तुम लोग को बनवाया था। मेंशन हो जाएगा ना F1 ओके ओके सॉरी
अच्छा फीमेल नहीं कर रहे बॉय चल ऑर्डर करता है मतलब पहले ऑक्सीजन फॉर्म था, ऑक्सीजन पहले फॉर्म होनी चाहिए, साइड को पहले रिड्यूस करा दिया। तुम सोचो हाइड्रोजन जब फॉर्म ही नहीं होगा तो रिड्यूस कैसे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ग्रुप प्रोजेक्ट किसी को अगर बनाना हो तो बना लें, आपको पता होगा वैसे। देखो मेल में कंडीशन क्या है, मेल में किस तरह की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी 44 प्लस XY और फीमेल में 44 प्लस XX। जब यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो किसके गैमेट अलग अलग बनेंगे? मेल के। मेल में गैमेट किस तरह के बनेंगे? 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y। और अगर फीमेल की बात करूं तो यहाँ पे दोनों गैमेट बिल्कुल सिमिलर होंगे। किस तरह की गैमेटिक कंडीशन देखने मिलेगी? 22 प्लस X। अब इनके बीच में जब फ्यूजन होगा तब क्या रिजल्ट देखने मिलेगा? जैसे कि ये 22 प्लस X है, ये आके मिलेगा 22 प्लस X के साथ और कंडीशन बनेगी 44 प्लस XX। यही 22 प्लस X जब आके फ्यूज करेगा यहाँ पर तो फिर से कंडीशन क्या बन जाएगी? 44 प्लस XX। लेकिन अब ये 22 प्लस Y जब आके फ्यूज करेगा तो रिजल्ट क्या बनेगा? 44 प्लस XY। और यहां पर भी सेम कंडीशन देखने के लिए मिलेगा 44 प्लस XY। तो पहली कंडीशन में जो रिजल्ट देखने मिल रहा है ये दोनों क्या है? फीमेल। कितना परसेंटेज है? 50%। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन में मेल और 50% कंडीशन होगी मेल के फॉर्म में। तो तुम लोगों में से किसी ने ये लिख के बताया तो है नहीं वहां पे कि कितने परसेंट मेल बनेंगे कितने परसेंट फीमेल बनेंगे। तुम सेक्स डिटरमिनेशन की प्रोसेस बता रहा है वो तुमने कहीं मेंशन ही नहीं किया और फिर नंबर कट जाएंगे, रोते रहोगे फिर कि नंबर कहां तक गए। एक तो तुम्हें इतनी जल्दबाजी पड़ती है कि वो 2 स्टेप में खत्म करना है तुम्हें, नहीं तो तुम्हारे ईगो पे प्रश्न आ जाएगा। चलो ये किसी को बनाना है क्या? एंजियोस्पर्म का क्या मतलब है? एंजियोस प्लस स्पर्मा से मिलके बना हुआ है ये टर्म। इसका मतलब है कि जहां पे सीड्स कवर्ड होते हैं, एंजियोस्पर्म जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कवरिंग के लिए और स्पर्मा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सीड के लिए। तो वो सारे प्लांट्स जिसमें सीड कवर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। तो किसी भी प्लांट को देखो कि जिसमें फ्रूट दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म। जहां पे सीड को कवर कर रहा होता है फ्रूट। आगे चलेंगे। क्या हो गया? एक बच्चा सा क्वेश्चन है, देखो व्हाट आर जीन्स, वेयर आर दे लोकेटेड? जीन्स क्या है और कहां लोकेटेड है? क्रोमोसोम में लोकेटेड है। बताओ जरा कैसे डिफाइन करोगे इसे? Sir, they are the sections of chromosomes present in DNA. ठीक है, और थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो यूनिट जो कि जेनेटिक मटेरियल को फॉर्म करती है, जो रिपीट होकर क्या बनाएगी? डीएनए बनाएगी, उसे हम कहते हैं जीन।
और हर एक जीन एक कैरेक्टर से रिलेटेड होता है, एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराने से रिलेटेड है एक जीन, ये उसका फंक्शन है। और अगर कहीं पूछा जाए कि कहाँ इनकी लोकेशन है तो क्या कहोगे? कहाँ पर देखने मिलेगी? क्रोमोसोम्स के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे, है ना। और उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को कहते हैं लोकस, जहां पर कोई जीन प्रेजेंट होता है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जिसको मेंशन करना है। कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताओ जल्दी जल्दी। सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन। सर आखिरी वाला क्या साइंस के एग्जाम में पढ़। तो इसमें सबसे सही ऑर्डर कहाँ दिखाई दे रहा है? सबसे पहली चीज क्या है? किडनी, जहां पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन के कारण यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो प्लेस क्या है? किडनी। फिर इसके बाद ये कहाँ पहुंचेगा? यूरेटर। यूरेटर क्या कहलाती है? सर वो पाइप जो दो क्या कह रहे हैं? पाइप। ट्यूबलाइन स्ट्रक्चर जो कि किडनी को ले जाके कनेक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर के साथ। तो किडनी से जाके जो छोटी छोटी सी ट्यूब बनाएगी, इसे क्या कहते हैं हम? यूरेटर कहते हैं। ये यूरेटर जाके कहाँ कनेक्ट होगा? यूरिनरी ब्लैडर। ये कनेक्ट होगा यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर जाके कहाँ ओपन होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे पहले यूरिन कहाँ एक्यूमुलेट हुआ है या कहाँ फॉर्म हुआ है? किडनी के अंदर। किडनी से फिर यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और सबसे लास्ट में यूरेटर। तो पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन होगा डी। अगला होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी। ये यार डी, सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद ये इस चीज का ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। क्या होता है? ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये कितने तरह का होता है? दो तरह के रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताया था शायद, ध्यान आएगा। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में दो चीजें बताएंगे। एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स और दूसरा होता है क्रेनियल रिफ्लेक्स। ध्यान आएगा। ये बात चल रही है किसके बारे में? स्पाइनल रिफ्लेक्स के बारे में, क्योंकि हमारी बॉडी में होने वाले मोस्टली जो रिफ्लेक्स है उनको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड। ये रिफ्लेक्स आर्क के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बन जाएगा क्या? यस सर। एग्जांपल क्या दोगे? कोई 5 एग्जांपल बताओ। रिफ्लेक्स आर्क किसके? रिफ्लेक्स सेक्शन के एग्जांपल बताओ। थप्पड़ मारना। एकदम से सांप आ जाए तुम्हारे सामने, पहले पहचानना पड़ेगा। ऊपर से छिपकली गिर जाए एकदम से। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात चलो यहाँ देखो, यहाँ पे
आंसर क्या होगा? दोनों तो ऊपर ही है सर वो पहुंच नहीं पाया। सर। एक हवा में सर, एक हवा में कहाँ हो गया? यहाँ कहाँ से कोई सर लग रहा है एक हवा में थोड़ा सा और बोर्ड से बाहर निकालते हैं। चलो बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होना है? देखो यहाँ पर ये जो फ्लैग है इसके ऊपर 3 पॉलन ग्रेन दिखाई दे रहे हैं। 2 पॉलन ग्रेन ऐसे हैं जिनकी पॉलन ट्यूब बन चुकी है, देखो एक्स और वाई, जबकि जो जेड है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन उसकी कोई पॉलन ट्यूब फॉर्म ही नहीं हुई है। ये पॉलन ट्यूब फॉर्म नहीं हुई, इसका रीजन क्या है ये बताना है। सर सेम स्पीशीज का नहीं तो इसमें ऑप्शन बताओ ना कौन सा होना चाहिए। कहाँ ऑप्शन का है? मैं क्वेश्चन आंख वाले ऐसे वो सब के सब आंख वाले में दिखाई सर डी शायद डी डी pollen grain that comes from a flower of an incompatible species. फ्लावर में हमेशा क्या होता है? कंपैटिबिलिटी मैच होता है। कंपैटिबिलिटी मैच का क्या मतलब है? सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज के फ्लावर पर लैंड करना चाहिए। अगर नहीं होगा ऐसा तो उसे इनकम्पैटिबल माना जाता है और वहां पर पॉलन डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर लैंड किया है वो किस स्पीशीज का है? ये है इनकम्पैटिबल, जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है। तो अगर जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी है प्लांट्स के बीच में या प्लांट्स के बीच में तो वहां पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 1:1 रिजेक्शन। ये आया था ना प्रीवियस ये भी लिख सकते हैं, अब्बा नहीं मानेंगे, समझ रहे हो? वो दो अलग अलग स्पीशीज के हैं तो वहां पे बात नहीं कर सकते। A pure tall plant is crossed with a short plant. The ratio of pure tall plants to short plants is F2. Pure tall plants और pure short plants की बात की गई है तो एक tall रहेगा और एक short रहेगा, बाकी जो दो रहेंगे वो heterozygous tall रहेंगे। तो रेशियो क्या होना चाहिए? 1 रेशियो। सर उसमें जेनेटिक तो मेंशन नहीं किया ना। क्या ये लिखा तो हुआ है ना, प्योर टॉल तो लिखा हुआ है और क्या चाहिए? प्योर टॉल का मतलब होता है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और फिर लिखा हुआ है शॉर्ट। शॉर्ट तो एक ही बनेगा जब स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। लेकिन सर हेटेरोजाइगस में तो सर एक टॉल एक स्मॉल होता है। अरे तो वही तो हम कह रहे हैं, तुम लोग यार बात ही नहीं समझ रहे। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया पहले तो ये बताओ, और कितने लोग सहमत है कि इसका ऑप्शन सी होगा? देखो यहाँ सिंपल सी चीज लिखी हुई है, इतना समझना है तुम्हें। यहाँ लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट। प्योर टॉल प्लांट का मतलब होता है कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर कहीं लिखा हुआ है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी तो ये कहलाता है हेटेरोजाइगस टॉल, प्योर नहीं कहलाता ये। अगर आप बात करोगे मेंडल की क्रॉस की तो क्या आंसर आता है इसमें? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। एक प्योर डॉर्फ है एंड एक प्योर टॉल है, बाकी जो दो है ये हेटेरोजाइगस टॉल होते हैं। क्या सेम क्वेश्चन मैंने आज ही पढ़ा था। नहीं तो भाई तुम यहाँ पे देखो ना यार, हम किसी भी बुक के आंसर के हिसाब से नहीं चलते या ना ही हम किसी चीज को याद करके आते हैं। हम तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहे होते हैं, तुम्हें अगर हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाना है तो अच्छी बात है। हम तुम्हें ये चीज कह रहे हैं कि अगर तुम इसका कभी आंसर लगाओगे 1:1 तो तुम्हारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। तुम्हें अगर इतना ट्रस्ट कर सकते हो हम पे तो आंसर लगा दो, अदरवाइज बुक तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुम्हारे पास गाइड अवेलेबल है, तुम वहां से आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। हम तुम्हें फोर्स थोड़ी कर रहे हैं कि ये आंसर तुम लगाओ, लेकिन हम तुम्हें वही चीज बताएंगे जो सही है बिल्कुल। अगर प्योर टॉल प्लांट कहीं पर लिखा हुआ है तो प्योर टॉल प्लांट का मतलब होता है जहां पर होमोजाइगस कंडीशन है, यानी कि दोनों के दोनों जीन है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। अगर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है तो वो कंडीशन हेटेरोजाइगस कहलाएगी। अगर उसको यहाँ पर उस हिसाब से क्वेश्चन पूछना होता तो वहां पर लिखा होता द रेशियो ऑफ टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट, और वहां पर रेशियो फिर होता 3:1। तो अगर प्योर मेंशन है तो
प्योर मेंशन है तो वहां पे आपको होमोजाइगोसिटी मेंशन करनी पड़ेगी या उसका टेस्ट करना पड़ेगा कि होमोजाइगस कंडीशन में कितने प्लांट प्रेजेंट है। बात समझे कि नहीं समझे? अगर सर प्योर के जगह सर डोमिनेंट टॉल लिखा होता है, डोमिनेंट लिखा होता है तो सर डोमिनेंट तो कैपिटल टी होता ही है, और कैपिटल टी कहीं भी आ गया तो वो तो अपने आप डोमिनेंट है ही यार, उसमें तो कोई विवाद वाली कंडीशन है भी नहीं। कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में तो कैपिटल टी हमेशा डोमिनेट रहेगा। ठीक है, चलो किसी का और कोई दिक्कत है या कोई डाउट है तो पूछो। इसके बाद बाकी अगली क्लास में बात करेंगे।